नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय रेलवे के सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कवच 4.0 प्रणाली पर काम किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रणाली की प्रगति की जानकारी ली और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द इस प्रणाली को लागू करने के निर्देश दिए और जल्द ही कवच 4.0 का प्रशिक्षण होगा। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि 3 निर्माताओं द्वारा कवच 4.0 संस्करण पर काम किया जा रहा है और जल्द इसका प्रशिक्षण किया जाएगा। और इससे पहले अश्विनी वैष्णव कई मंचों से कह चुके हैं कि जहां दुनिया के अधिकांश देशों में 1980 के दशक के प्रमुख ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं भारतीय रेलवे ने 2016 में ट्रेनों की सुरक्षा के लिए नई प्रणाली को मंजूरी दी थी। साल 2019 में सुरक्षा के कई उपायों का काम करने के साथ ही इस सुरक्षा प्रणाली को संपूर्ण सुरक्षा स्तर 4 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। साल 2020 में भारतीय रेल ने नए एटीपी को लागू किया और वैश्विक महामारी कोरोना के बीच इसके प्रशिक्षण और विकास पर काम किया गया और इसके बाद साल 2021 में कवच 3.2 को लागू किया गया और इसके ठीक अगले साल यानी 2022 में अत्यधिक व्यस्त और साथ ही रेल मार्गों पर इसे स्थापित किया गया और अब कवच 4.0 को जल्द से जल्द तैयार किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि कवच 4.0 संस्करण को करने के बाद जल्द से जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। तस्वीरें कवच 4.0 पर किया जा रहा है लागू और रेलवे के सुरक्षा मानक होंगे मजबूत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी ली और साथ ही कवच 4.0 पर काम किया जा रहा है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर उन्होंने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। पच्चीस जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। कैसे उन्होंने संविधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रियम्बल में संशोधन करके उसकी आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया था। कैसे कांग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। कैसे न्यायालय के अधिकारों को कांग्रेस पार्टी ने
उस समय में बंधक बना के रख दिया था। और आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, भारत के बाहर जाकर के भारत को और इसके लोकतंत्र को कोसते हैं। भारत के अंदर हर चुनाव की प्रक्रिया में बाधा पैदा करके ईवीएम पर अपने अकर्मण्यता का दोष थोपने का प्रयास करते हैं। एक तरफ कांग्रेस का यह तानाशाहीपूर्ण रवैया, जिसने आज से नहीं या 1975 में ही नहीं, आजादी के तत्काल बाद संविधान अंगीकार करने के मात्र 2 वर्ष के अंदर ही देश के संविधान में संशोधन करके धारा 370 को उसमें जबरन डाल करके देश के अंदर देश की अखंडता को चुनौती देने वाली धारा 370 को डालने का प्रयास किया था। इसके उपरांत भी समय समय पर कभी मीडिया पे को प्रतिबंधित करके, कभी अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर करने का प्रयास किया था। 1975, 25 जनवरी 1975 उसकी पराकाष्ठा के रूप में इस देश ने और दुनिया ने देखा था। 1975 की इमरजेंसी की घटना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1975 में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को फिर से बहाल करने के लिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिन लोगों ने जेल की यातनाओं को सहा था, जिन लोगों ने उस कालखंड में लोकतंत्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का कार्य किया था, हमें आश्चर्य होता है कि उनकी वर्तमान पीढ़ी उसी कांग्रेस की गोद में बैठ करके देश को फिर से कांग्रेस की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी तंग दायरे की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है और उसी का परिणाम है। जहां भी कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें हैं, उनका रवैया, उनके कार्यप्रणाली, उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके जो सहयोगी हैं, बंगाल में टीएमसी है, केरल के उनके सहयोगी हैं, या तमिलनाडु के उनके सहयोगी हैं, या कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें जहां कार्य कर रही हैं, उनकी कार्य पद्धति को आप देखें। जो लोग जनता को गुमराह करके संविधान के नाम पर संसद की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देखें, क्या उन्होंने सही मायने में संविधान का पालन किया था? क्या यह सच नहीं कि देश की संसद में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने वहां पर जिस प्रकार का आचरण किया था, एक बिल को संसद के फ्लोर पर ही किस तरीके से अपमानित करने का काम किया था, वहां फाड़ने का काम किया था, ये क्या किसी से छुपा हुआ है? या अन्य अनेक ऐसे कृत्य जिसने लोकतंत्र को कमजोर किया है और लगातार देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है,
ये सभी कांग्रेस के वे कृत्य हैं जिसके लिए कांग्रेस को यह देश कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस की इस तानाशाही में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी बने। लखनऊ आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की और साथ ही इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में मंत्री परिषद की बैठक के बाद प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट निर्णयों की भी जानकारी दी गई। मंत्री परिषद की बैठक के बाद प्रेस वार्ता और साथ ही कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देने हेतु ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और साथ ही मंत्री परिषद की बैठक के बाद ये ए.के. शर्मा जी नगर विकास मंत्री ये अपने अपने विषयों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं बाकी विषयों पर मैं आपसे वार्ता करूंगा। मैं सबसे पहले माननीय जयवीर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो पर्यटन विभाग से संबंधित विषयों पर आज पर्यटन विभाग के कुल 7 प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद से स्वीकृत हुए हैं। उनमें से एक अयोध्या में, जैसा कि हम सब जानते हैं, व्यापक रूप से देश और विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवक, वहां के मंदिर के लोकार्पण के कार्यक्रम के बाद जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है और वहां पे जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं वो इस समय एक तो श्री राम जन्मभूमि परिसर में, कनक भवन में, हनुमानगढ़ी के साथ साथ पुराने इस तरह के धार्मिक स्थलों पर ही उनके लिए एक दर्शन करने की व्यवस्था रहती है, उसी के प्रति आकर्षण रहता है। टाटा सन्स द्वारा, टाटा कंपनी के द्वारा एक प्रस्ताव भारत सरकार के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें CSR फंड से 650 करोड़ रुपए की लागत से 650 करोड़ रुपए की लागत से वो एक विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण अयोध्या में कराने का काम करेंगे। 650 के साथ साथ ये आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 650 करोड़ और साइट के डेवलपमेंट में 100 करोड़, कुल मिला के 750 करोड़ रुपए का इनका CSR फंड से भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव आज उसको स्वीकृति कैबिनेट से दी गई है। इसमें इस मंदिर का निर्माण वो करेंगे जिसमें जमीन निःशुल्क रूप से पर्यटन विभाग 1 रुपए की लीज पे उपलब्ध कराने का काम करेगा। दूसरा प्रस्ताव ये 90 साल के लिए होगा पहली बार में, और बाद में उसको 90 साल के लिए पुनः नवीनीकृत भी किया जाएगा। जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट के गांव मिरगपुर पाजूवाला की घाटा संख्या 78/6 369 भूमि श्रेणी बंद, ये शाकुंभरी देवी धाम पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने का काम माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया। ये जमीनें 0.369 हेक्टेयर ये जमीन है जो वर्तमान में ग्राम सभा की भूमि है। ग्राम सभा की भूमि में ये घाटा संख्या पर्यटन विभाग को उपलब्ध होंगे। तीसरा प्रस्ताव है पर्यटन विभाग के जो बंद या घाटे में चल रहे या असंचालित जो पर्यटन आवास गृह हैं उनके PPP पर दिए जाने का 3 पे हम लोगों ने जो अंतिम चरण की मंत्रिपरिषद ने दी और 4 के RFC
निविदा प्रपत्रों पर अनुमोदन प्राप्त करने का काम आज किया गया है। ये पर्यटन विभाग के राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज अमेठी, राही पर्यटक आवास गृह खुर्जा बुलंदशहर, राही पर्यटक आवास गृह देवा शरीफ बाराबंकी व राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर को लीज पर दिए जाने के साथ ही LOA जारी किए जाए, लेटर ऑफ अवार्ड इनका जारी होने की आज स्वीकृति मिली है। नहीं, अलग अलग लोगों को बहुत लंबी प्रक्रिया, कई बार 3 बार कैबिनेट में आता है, कई प्रक्रियाओं से दौर से रहता है, फाइनेंशियल बिड, टेक्निकल बिड, विभिन्न बिडों के माध्यम से जो अंतिम रूप से चयनित ये हुए हैं। नहीं, ये टाटा कंपनी, अलग अलग कंपनियां हैं, ये तो अलग अलग हैं। अगर चाहेंगे तो मैं बता भी दूं, खुर्जावाला में 3 निविदादाता थे, जिसमें प्राप्त 3 थी। भाटी फिलिंग स्टेशन बुलंदशहर, KK विद्युत अहमदनगर महाराष्ट्र, श्री कृष्णा कंस्ट्रक्टर्स खुर्जा, राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज में भी 5 निविदा थी। बाटी चोखा रेस्टोरेंट बनारस, भाटी फिलिंग स्टेशन बुलंदशहर, छाया डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, किसान आयसन कोल्ड स्टोरेज JV फिरोजाबाद, बिस्टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। ऐसे बहुत सारी जो बिडें थी, इनमें जो सिलेक्ट हुए। और 4 जो RFQ जिनकी अनुमोदित हुई है वो है राही पर्यटक आवास शामली, राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर, राही पर्यटक आवास गृह सोरों एटा, राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा। इनकी RFQ की अनुमोदित करने का काम है। राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा, पटना पश्चिम बिहार। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर लगातार होती रही है, उससे लोगों का आकर्षण बढ़ा है। उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और अन्य कनेक्टिविटी बढ़ाने के दृष्टिगत हम लोगों ने जनपद लखनऊ, प्रयागराज, कपिलवस्तु में ट्रिपल पी मोड पर हेलीपैड बनाकर के हेलीकॉप्टर सेवाएं भी देने का निर्णय लिया है। उसमें से जनपद लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु, इसमें हेलीपैड को सार्वजनिक निजी सहभागिता ट्रिपल पी मोड पर इसको हम लोगों ने आज फाइनल किया है। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु, इसमें आज इसको विकसित किए जाने के लिए RF हेलीपोर्ट या कई हेलीकॉप्टर एक साथ रहेंगे और अलग अलग सेवाएं प्रदान करेंगे। हाँ, अनुमोदन इसका RFP DCA रिवेक्ट फॉर प्रपोजल वैल्यू आज अनुमोदन हो गया है। ये निजी निवेशकों के माध्यम से ट्रिपल पी मोड पर इसकी RFC का आज अनुमोदन माननीय मंत्रि परिषद के द्वारा कर दिया गया है। रमाबाई अंबेडकर मैदान के सामने
ये भी आपके संज्ञान में है कि पूरे प्रदेश में तमाम हेरिटेज बिल्डिंग्स जिनका उपयोग नहीं हो पा, जीर्ण शीर्ण होकर के, क्षतिग्रस्त होकर के निष्प्रयोज हालत में पड़ी थी, ऐसी बिल्डिंग्स को भी हम लोगों ने, जो प्राचीन धरोहर हैं, इनको रीयूज, एडॉप्टिव रीयूज के अंतर्गत PPP मोड पर पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है, जिससे पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायियों, सेवा प्रदाताओं को और आम पर्यटकों को भी काफी इससे लाभ मिलेगा। इसमें से आज हम लोगों ने 3 हेरिटेज बिल्डिंग को फाइनल किया है। इसमें कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर। इसकी तकनीकी निविदा, तकनीकी प्रस्तुतिकर वित्तीय निविदा पर आज माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। एक बार फिर रिपीट करें, कानपुर वाला शुक्ला तालाब कानपुर, शुक्ला तालाब है? नहीं, अब इस पर निविदा जी, निविदा जो आई है उन निविदाओं पर अप्रूवल हो गया है। हाँ, ये प्रेस नोट पूरा में डिटेल मिल जाएगा आपको, डिटेल पूरा मिल जाएगा, कौन कौन निविदा आता है, कौन क्या है, किसका क्या, सब पूरा मिल जाएगा आपको। एक पूरे प्रदेश में जो टूरिज्म की असीम संभावना है, उसके दृष्टिगत जैसा आप जानते होंगे, हम लोगों ने 2022 पर्यटन नीति, टूरिज्म पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की थी। उसका लाभ मैक्सिमम लोगों को हो सके, तमाम जो निवेशक उत्तर प्रदेश में अपना निवेश पर्यटन में करना चाहते हैं, उन निवेशकों को इंटरेस्टेड हैं, लेकिन रुकावटें एनओसी में हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, तो इस तरह की कोई सहयोग ही उन्हें नहीं मिलता था, तो निवेशक परेशान होकर के कहीं न कहीं हतोत्साहित होता था। इसके लिए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थियों के चयन का एक कार्यक्रम आज माननीय मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। इस तरह की फेलोशिप से जो शोधार्थी होंगे वो योजनाओं के पर्यवेक्षण में, अनुश्रवण में और पारिस्थितिकीय स्थलों से जुड़े हुए सर्वांगीण विकास और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका सम्मति मूल्यांकन, संरचना, मेले महोत्सव की रूपरेखा तैयार करना, पर्यटन क्षेत्र के अंदर राजस्व वृद्धि की योजना बनाना, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यटन के अंतर्गत योजनाओं की संरचना के कार्यों में अपनी सहभागिता प्रदान करना, ये सब इन लोगों के जिम्मे में रहेगा। इसके लिए नई गतिविधियों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे ये लोग, और इस पर हम लोग, ये सारे लोग जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से और प्रदेश पर हमारे पर्यटन विभाग के निदेशालय के संरक्षण में अपना योगदान करके निवेशकों को, पर्यटकों के लिए योजनाओं में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। यह है मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम। हाँ बिल्कुल, अभी फिलहाल 25 का है जी, 25। हाँ मानदेय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।